वेलकम गाइस। अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 यानी कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इसको स्टार्ट करने वाला है। ये जो वीडियो होने वाला है ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर आधारित होगा। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो या फिर बिहार बोर्ड के बच्चे हो, असम, झारखंड, यूपी, कहीं के भी बच्चे हो, स्टेट बोर्ड के, आप अगर एनसीईआरटी के बुक को फॉलो कर रहे हैं तो ये वीडियो को आप देख सकते हैं। आपका चाहे या तो पूरी तरीके से 12th में कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ हो, आप डायरेक्ट इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से इस चैप्टर को, फिजिक्स के इस चैप्टर नंबर 11 को पढ़ सकते हैं। भले ही आपका कोई भी चैप्टर 12th फिजिक्स में पढ़ा हुआ ना हो, आप आराम से पढ़ सकते हैं। 11th भी नहीं पढ़ा हुआ फिर भी आप यहाँ पे आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जो चैप्टर है इसका नोट्स या फिर बाकी चैप्टर सब्जेक्ट सबका नोट्स आप हमारे वेबसाइट यहाँ से www.physicsbymanoj.com यहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी कष्ट हो, कोई भी बात पूछना हो तो आप कमेंट कर लीजिए या फिर फुल स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ हमारा नंबर है, उस पर कॉल करके भी हमसे आप बात कर सकते हैं। चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 है, स्टार्ट करते हैं। इसका नोट्स दे देंगे, आराम से बैठ के घर पे लिखते रहना, समझते हैं हम लोग। चलो बात करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो इंट्रोडक्शन पोर्शन पे क्या क्या हम लोग बात करेंगे। देखो इसमें हम लोग को जो पढ़ना है, डुअल नेचर, चैप्टर का जो नाम है वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, रेडिएशन यानी कि जो भी विकिरण वगैरह होता है, जैसे कि अगर कोई लोहा को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है कि उसको छोड़ देंगे तो उससे भी रेडिएशन निकलता है ना, हीट के फॉर्म में निकलता है ना, हीट एनर्जी वगैरह। अच्छा ठीक, या फिर लाइट कहीं से निकल रहा है, बल्ब ऑन किए तो वहां से क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है। लाइट क्या है, तुम ही आज पढ़ाने क्या शांति से बैठे एकदम। क्या बोल रहे हैं कि जब भी बल्ब वगैरह ऑन करते हैं या फिर जैसे सूरज का रोशनी है, सूरज से जो रोशनी वहां से यहां तक जो आ रहा है, लाइट जो आ रहा है वो क्या है, एक रेडिएशन। वो सब क्या है, रेडिएशन। तो उसी रेडिएशन वगैरह का जो है डुअल नेचर हमको देखना है। ठीक है, क्या डुअल नेचर वगैरह का बातचीत है, बात करते हैं हम लोग। बहुत पुराने समय से काफी ज्यादा ये बहस चलता आ रहा था कि लाइट को लेकर के, कि लाइट जो है मेरा वो पार्टिकल होता है या फिर वेव वगैरह होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी चर्चा है। ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका संबंध थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ रहता है। 11th में, 11th के केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ चीज सभी यहां पर आने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नया आएगा नहीं इसमें। ठीक है, एक दो छोटा छोटा टॉपिक है बस, बाकी छोड़ा जाए तो सारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है केमिस्ट्री से मिलता है। तो हम लोग को यह समझना है कि देखो पहले के समय में न्यूटन जो साइंटिस्ट थे वो उसका मैकेनिक्स वगैरह में काफी ज्यादा देन था। बहुत सारा लॉ वगैरह ये सब चीज, पूरा मैकेनिक्स वगैरह का लॉ सब कुछ उसका लिखा हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा दबदबा था। पुराने साइंटिस्ट थे, काफी ज्यादा वैल्यू था उनका मार्केट में। इसलिए उसका कहना था कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल की तरह होता है। जैसे कि मिरर पे हम लोग टॉर्च मारते हैं तो लाइट टकरा करके या फिर बाउंस करता है। जैसे कि बॉल वगैरह को अगर आप दीवार पे मारते हैं तो टकरा के ऐसे चला जाता है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से फेमस था। और न्यूटन का कहना था कि लाइट जो है वो छोटा छोटा पार्टिकल का होता है, पार्टिकल जैसा होता है। ठीक है, तो फिर बाद में लेकिन बहुत सारा साइंटिस्ट आया जो कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हेनरी हो गया, एक यंग्स है उसका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह था। बहुत सारा साइंटिस्ट वगैरह आया जो कि हर्ज वगैरह था। सब लोग बताया क्या कि नहीं, लाइट जो है ना उसमें वेव नेचर भी है। लाइट में क्या है, वेव नेचर है। डायरेक्ट उसका कहना था कि लाइट वेव है, लाइट जो वो वेव है। हर्ज साइंटिस्ट हो गया, हर्ज जो कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है ना, हर्ज, तो वही साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, तो वो हर्ज हो गया। फिर और भी बहुत ढेर सारा साइंटिस्ट था, सबका कहना था क्या कि नहीं, लाइट जो है वो क्या है, वेव है। लेकिन न्यूटन का चूंकि उस समय वर्चस्व बहुत ज्यादा था, होता है ना कभी कभी किसी का वर्चस्व बहुत ज्यादा है मार्केट में या ऐसा कुछ, तो वो जो कह रहा है तो उसी को लोग सही मान रहा है। बाकी और कोई जो नया है फील्ड में, लेकिन अगर वो मेहनत करके उस चीज पे काम किया है, उसका कहना है, तो लेकिन उसके कहने को उतना वैल्यू नहीं देते ना। भले ही सही बात कह रहा हो लेकिन फिर भी वैल्यू नहीं देते। तो यही कहानी हो रहा था बाकी और सब साइंटिस्ट लोग के साथ। लगभग 100 साल तक ये थ्योरी चला, न्यूटन का दिया गया थ्योरी। उसके मरने के काफी समय बाद तक भी चला और लोग का एक मानना था कि चलो ठीक है भाई, लाइट क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल न्यूटन जो कहते हैं वही होगा। फिर बाद में जब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होने के बाद ढेर सारा साइंटिस्ट वगैरह को प्रूफ मिलने लगा, तब जाकर के इस पर चर्चा वर्चा हुआ। फिर जाके 1905 ईस्वी में आइंस्टीन अपना पीएचडी कंप्लीट करने के बाद फिर क्या इस पर गहन अध्ययन करके फिर एक कॉन्सेप्ट सामने में रखे। उसका एक थ्योरी था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह के बारे में।
एक एक्सपेरिमेंट था आइंस्टीन का, जिससे उसको पता चला कि लाइट पार्टिकल है। फिर एक यंग्स नाम का एक साइंटिस्ट है, उसका डबल स्लिट एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उससे पता चला था कि लाइट जो है वो मेरा क्या है, वेव नेचर का भी होता है। तो फाइनली इस चीज को समराइज करके आइंस्टीन बता दिए 1905 में कि लाइट जो है उसके पास दो दो नेचर है, एक तो पार्टिकल वाला नेचर भी है और वेव वाला नेचर भी। वो कैसा आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उस हिसाब से बिहेव करने लगता है। तो लाइट के पास फाइनली दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर, यानी कि लाइट हमारा पार्टिकल भी है और वेव भी है, दोनों काम करता है। बाद में आगे चल करके डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वगैरह पता चला उससे कि बहुत सारा पार्टिकल जो 10⁻⁴ मीटर से छोटा है, 10⁻⁴ मीटर का मतलब 1 मीटर का 10,000वां हिस्सा, यानी बहुत छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो छोटा छोटा पार्टिकल सब जो होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गया, ये सब डुअल नेचर को दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉन वगैरह पार्टिकल तो है लेकिन वेव की तरह भी होता है। जैसे कि एटम के चारों तरफ, ठीक है, एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है वो उसका थोड़ा अलग अलग तरह का वेव की तरह पाथ होता है उसका, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं घूमता है, सीधा सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता है ना, ठीक है। वो क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट को जो कहते हैं, ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ज्यादातर चांस रहता है इस जगह पर पाने का, बस चांस है, पॉसिबिलिटी है कि ज्यादातर मात्रा में ये इस जगह पे पाया जा सके बस। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन चलता है चारों तरफ वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे नहीं चलता है, वो वेव के तरह, इलेक्ट्रॉन वेव के तरह ही चलता है और घूमता रहता है हर तरफ, ठीक है। तो एक्चुअल जो मोशन है वो ये सब मोशन है, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह भी है, आता है, सब चीज में पता चलता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव नेचर तो है ही, उसका चांस है कि इस वाले जगह पे पाया जाने का ज्यादा चांस रहता है, बस उसी को ऑर्बिट कहते हैं। ऐसा नहीं कि सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमता है इलेक्ट्रॉन सीधा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर को शो करता है, उसके पास भी दोनों, यानी कि डी ब्रोगली वगैरह बताया कि जितना मटेरियल सब है ना, मैटर सब, वो सब भी दो दो नेचर रखता है, यानी छोटा छोटा पार्टिकल सब है। उसके लिए प्रूफ भी मिल चुका है, जिसका साइज 10⁻⁴ मीटर से छोटा है उसके लिए प्रूफ भी आया कि हाँ भाई पार्टिकल के साथ साथ वो सब क्या है, वेव भी है। तो हमको बस यही जानना है क्या, कोई भी लाइट वगैरह का या छोटा छोटा पार्टिकल का दो नेचर के बारे में, ठीक है। इसमें खास करके हम लोग फोकस करेंगे लाइट के ऊपर, लाइट का जो डुअल नेचर है, लाइट का डुअल नेचर में भी लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उस पर चर्चा होगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर को लोग क्वांटम ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, इस चैप्टर को लोग क्वांटम ऑप्टिक्स के भी नाम से जानते हैं। क्वांटम मतलब छोटा 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 वाला ना, लाइट से जुड़ा हुआ, इसलिए ऑप्टिक्स बोलेंगे। तो लाइट जो होता है वो आइंस्टीन का एक थ्योरी था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, ठीक है। तो उसमें लाइट को पार्टिकल बताया गया है, उस पार्टिकल वाला जो गुण है लाइट का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन पोर्शन में तो यही है, लाइट के बारे में थोड़ा बहुत जो हम लोग बातचीत किए, ठीक है। लाइट के पास क्या है, डुअल नेचर होता है, लाइट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर और एज वेल एज, यानी कि और कौन सा नेचर होता है भाई, वेव नेचर होता है। लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, दोनों होता है। इसमें से आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सपोर्ट करता है लाइट के पार्टिकल नेचर को। आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्या, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या फिर वेव नेचर ऑफ लाइट, या फिर ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कौन सा एक्सपेरिमेंट शो करता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, समझेंगे हम लोग क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, केमिस्ट्री में भी हल्का हल्का है। एक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि सपोर्ट करता है वेव नेचर ऑफ लाइट के, लाइट के वेव नेचर के बारे में। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 5 मार्क्स का पूछता है चैप्टर नंबर 10 में, लेकिन उसका चर्चा हमको यहां तो नहीं है, हमारा अपना फ्रेश टॉपिक, हमको सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। लाइट का पार्टिकल नेचर पे चर्चा करना है हमको सिर्फ इस चैप्टर में, वेव नेचर पे तो पिछला चैप्टर 10वां था, ठीक है। यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो पार्टिकल के वो लाइट के बारे में कहता है कि वो क्या है, वेव है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है कि लाइट क्या है, पार्टिकल है।
जिससे हमको पता चला कि लाइट के पास दोनों नेचर है, डुअल नेचर ना, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। देखो समझो एक जरा सा, माना जाता है कि जो लाइट है, लाइट को पार्टिकल मान करके हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो माना जाता है कि जो लाइट होता है ना, वो छोटा छोटा पार्टिकल का बना होता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल का बना होता है, और उस छोटे पार्टिकल को कहते हैं क्या, फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन, एकदम छोटा पार्टिकल है। यही है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच आर कॉल्ड फोटोन। बहुत ही छोटा पार्टिकल का बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, फोटोन, एकदम छोटा पार्टिकल। अच्छा, उस छोटे पार्टिकल को स्मॉल एनर्जी पैकेट भी बोला जाता है। स्मॉल, जैसे लाइट एनर्जी हुआ ना, लाइट जाता है तो लाइट के पास एनर्जी होता है, तो लाइट चूंकि छोटा पार्टिकल का बना हुआ, तो हर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी भी होता है, और एनर्जी बराबर ई बराबर लाइट का जो एनर्जी ई इज इक्वल टू एस सी बाय लेमडा या ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये चीज पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, कहीं ना कहीं शायद चर्चा होगा, मिला होगा, 11th में भी रहता है। तो लाइट जो है वो, यानी कि जो क्या बोले, लाइट जो छोटा पार्टिकल का बना होता है, उसी छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं, फोटोन। अच्छा, क्या फोटोन आर वेरी स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन जो है छोटा एनर्जी का पैकेट होता है, ठीक है। रेस्ट मास जो है फोटोन का वो 0 है। रेस्ट मास फोटोन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर फोटोन यानी कि लाइट यानी कि फोटोन, छोटे पार्टिकल, जब तक फोटोन चल रहा है तब तक उसके पास वजन रहता है, लेकिन अगर फोटोन रुकेगा ना, वेलोसिटी अगर 0 हो गया तो उसका मास भी 0 हो जाता है। इसमें हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे, इसमें क्या कहते हैं, चूंकि m इज इक्वल टू एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। आइंस्टीन का एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया हुआ ना, ये है मूविंग मास और ये है क्या, रेस्ट मास। ये है रेस्ट मास, ठीक है। तो रेस्ट मास यहां पे देखो तो c हो जाएगा ना, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ठीक है, मूविंग मास इनटू, अच्छा ये रेस्ट मास है। रेस्ट मास कितना होता है अगर हमको पता करना है, ठीक है, रेस्ट मास कितना होता है, तो यहां पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 1 माइनस 1 कितना, 0, 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, 0 इधर गुना होगा तो ये 0 आ जाएगा, रेस्ट मास। ये आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। क्या, ये है मूविंग मास, या इसको काइनेटिक मास भी बोलते हैं। काइनेटिक मास यानी कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तब जो उसका वजन होगा उसको कहेंगे मूविंग मास या फिर काइनेटिक मास। अगर कोई वस्तु गति में है, कोई पार्टिकल गति में है, कोई कण गति में चल रहा है, उस समय उसका जो वजन होगा उसको काइनेटिक मास कहते हैं, ठीक है, या मूविंग मास कहते हैं। और जब रुका हुआ है तब का मास जो है उसको रेस्ट मास कहते हैं। तो जब फोटोन रुकता है ना, ठीक है, तब उसका जो ये होता है फोटोन, जैसे अगर रुका हुआ है, ठीक है, फोटोन रुकेगा तो उसका रेस्ट मास क्या होता है, 0। अगर फोटोन चल रहा है तभी उसके पास कुछ ना कुछ वजन होता है, मास होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0। ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला चीज है ये, क्या है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला चीज है ये, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ फोटोन 3 × 10⁸ मीटर पर फोटोन बने, लाइट है ना, तो लाइट का स्पीड तो बचपने से लोग देख रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सब छोटा सा बात है यहाँ पे। अच्छा, आगे बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन का एनर्जी केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू। क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, या फिर E इज इक्वल टू क्या, एच सी बाय लेमडा। सुने होंगे ये शायद, ठीक है। एनर्जी जो होता है किसी भी फोटोन का, उसका फॉर्मूला होता है क्या भैया, तो H यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 गुना 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अच्छा, यहां पे उतना डाटा रख देंगे, गुना में फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लिया जाए वायलेट कलर का फोटोन आ रहा है, बोलेगा वायलेट कलर के फोटोन के पास कितना एनर्जी है भैया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां प्लैंक्स कांस्टेंट का मान डालेंगे, और वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी अगर दिया रहेगा सवाल में तो उसको यहां डाल देंगे, दोनों गुना करेंगे तो उसका एनर्जी मिल जाएगा। क्या, वायलेट का अपना अलग एनर्जी होगा, रेड का अपना अलग एनर्जी होगा। क्या, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग होता है ना। कोई बता सकते हो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, रेड का नहीं भैया, रेड का तो वेवलेंथ ज्यादा होता है, वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है।
वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे, विबग्योर वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। बात करेंगे उस सब चीज पर भी। वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का, तो वेवलेंथ जिसका ज्यादा एनर्जी उसका कम, रेड का वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम। याद रखना हमेशा ये बात, एकदम दिमाग में ऐसे छप जाना चाहिए, रेड का एनर्जी कम होता है, रेड का एनर्जी कम होता है। रेड पहना ना, अच्छा, रेड का एनर्जी कम होता है और वायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ कम तो एनर्जी, ये बात भूलना मत। वायलेट का एनर्जी पूछेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, वायलेट के पास। सबसे कम एनर्जी किसके पास है, रेड के। ये मत भूलना, अगर ये याद रहेगा तो ये पूरा चैप्टर अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, इसमें महारत हासिल कर लोगे। ठीक है, यहां पे ये न्यू क्या है, न्यू पढ़ते हैं इसको। ठीक है, हाँ न्यू ये फ्रीक्वेंसी है ना। अच्छा, ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। सी क्या है, लाइट का स्पीड है कि नहीं। अलग अलग फोटोन का वेवलेंथ अलग अलग, तो एनर्जी अलग अलग, क्या ये सब चीज होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए जरा से, देखो तो क्या होता है। चूंकि E इज इक्वल टू एच सी बाय एच सी बाय काहे जाएंगे, एच और न्यू में चले जाएंगे। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अच्छा, अब E इज इक्वल टू, ये तो एनर्जी है, एनर्जी का तो वही डायमेंशन होगा जो वर्क का होगा, है ना। एनर्जी का तो वही डायमेंशन जो किसका होगा, वर्क का होगा। क्या mgh से निकाल ले, या फिर किसी भी डायमेंशन किसी से भी निकाल सकता है। हाफ mv स्क्वायर एक होता है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी में तो काइनेटिक एनर्जी रख सकते हैं ना, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर कुछ रख दिए, जहां से आया दिमाग में। अब प्लैंक्स कांस्टेंट h है, आई टू फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, डायमेंशन भैया। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम, 1 बाय टाइम यानी कि 1 बाय क्या, t। अच्छा, इधर देखो तो 1/2 है ये संख्या, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं। मास का डायमेंशन क्या होगा, m। अच्छा ठीक है, इधर क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी माने मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर में क्या है, रुक जा, ये तो ये हो गया, ये मीटर पर सेकेंड ना, ये मीटर पर सेकेंड है ना, तो मीटर यानी कि लंबाई भागा टाइम, लंबाई भागा टाइम, लंबाई भागा क्या, टाइम, यही ना है। अच्छा ठीक है, लंबाई भागा टाइम। इधर क्या है भैया, h इंटू क्या है, 1 बाय टाइम है। देखो तो टाइम से ये टाइम कट जाएगा, टाइम से ये टाइम कट जाएगा, ये टाइम इधर गुना भी होगा तो कट जाएगा। खाली इधर क्या बचा, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ देखो v स्क्वायर है ना जी, तो इसका स्क्वायर करेंगे, v स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। अच्छा चलो इसको अच्छा से m l स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। अच्छा इधर से h इंटू 1 बाय क्या है, इधर t है, और t से t कटेगा, देखो t, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो तो, m l स्क्वायर भागा में t इज इक्वल टू क्या, h। यही h का डायमेंशन हमको चाहिए, है कि नहीं, यही ना डायमेंशन। देयरफॉर h का जो डायमेंशन आया m l स्क्वायर t का पावर -1, t का पावर -1, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, -1। क्या ठीक है, इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम लोग एक बात ध्यान, अभी अभी बात किए थे, क्या चीज की, एनर्जी वगैरह का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, फ्रीक्वेंसी वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रेड का फ्रीक्वेंसी कम, है ना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वायलेट का, नीचे से ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, VIBGYOR, विबग्योर, याद रहेगा तो लिख लेंगे कलर, है वो भी सही तरीके से लिख लेंगे क्या। अच्छा, वेवलेंथ की बात करें तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वायलेट का वेवलेंथ कम। अच्छा, एनर्जी की बात करें अगर तो वायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा, क्या रेड का एनर्जी सबसे, रेड का एनर्जी कम, वायलेट का एनर्जी ज्यादा, ये मत भूलना बस। ठीक है, रेड का एनर्जी कम है, ठीक है, देखने से लगता है वायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ फोटोन इन फ्रीक्वेंसी 10 का पावर 14 हर्ट्ज इन रेडिएशन ऑफ इतना जूल विल बी। मैंने क्या क्या सवाल है बोल दिया जी फिर से, कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी बराबर है 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है, और उसका एनर्जी जो है इन रेडिएशन ऑफ इतना जूल, इस रेडिएशन में उतना फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन का जो एनर्जी है तब ना जूल में दिया है क्या, तो एनर्जी बराबर कितना दिया भैया 6.62 इतना जूल, ठीक है। अच्छा क्या बोला हमको, क्या बताइए इसका, द नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज इन रेडिएशन ऑफ इतना जूल, ठीक है। मतलब हमको यह बताना है कि एक रेडिएशन है, यानी कि कहीं से लाइट आ रहा है, ध्यान से समझो सवाल क्या बोल रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, उस लाइट के पास जो एनर्जी है, ठीक है, उस लाइट के पास एनर्जी जो है वो है 6.62 जूल। गाल पे से हाथ हटा दो, क्या बोल रहे हैं कि कोई जो लाइट आ रहा है, रेडिएशन जो आ रहा है हमारे पास, लाइट जो आ रहा है, उस लाइट का एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना है भैया 6.62 जूल, ठीक। अच्छा अब जो लाइट आ रहा है, जैसे यहां से मान लिया जाए लाइट जलाए और यहां से हमको कोई एक कलर का ये लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, और इस लाइट के पास जो टोटल जो ऊर्जा आया एनर्जी, वो एनर्जी हमारा, ठीक है भैया, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताया जाए कि ये जो आ रहा है तो क्या है, एक्चुअल में ये सब तो फोटोन सब आ रहा है, बोल रहा है कि हर फोटोन के पास, हर फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है, हर फोटोन का जो क्या है फ्रीक्वेंसी है, हर फोटोन का, एक फोटोन का वो इतना हर्ट्ज है। तो बताइए कि टोटल कितना फोटोन यहां पे आया होगा जो कि इतना जूल एनर्जी पूरा है, टोटल कितना फोटोन आया है जो कि टोटल एनर्जी इतना हो गया, टोटल फोटोन का संख्या बताना है हमको, ठीक है। एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी इतना, माने एक फोटोन का एनर्जी, यानी एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होगा भैया, एनर्जी इज इक्वल टू होता है h इंटू न्यू। एक फोटोन जो आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी दिया है, उससे हम यह पता लगा लेंगे कि एक फोटोन के पास एनर्जी कितना है। एक फोटोन जो आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी दिया है, तो उससे हम यह पता लगा लेंगे कि एक फोटोन का एनर्जी कितना है। तो चलो एक फोटोन का एनर्जी पता करते हैं। तो E इज इक्वल टू एच, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 होता है, लेकिन हमको यहां पे 6.62 दिख रहा है, तो चालाकी थोड़ा यहां करना पड़ेगा ना, इतने तक छोड़ना पड़ेगा ताकि शायद कटने का कोई उम्मीद में है कि नहीं। अच्छा ठीक, इनटू ये प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 होता है, लेकिन 6.62 लिखे। अच्छा गुना 10 का पावर क्या -34, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू अभी हम लिखा है थोड़ा देर पहले। इनटू फ्रीक्वेंसी कितना है भैया, गुना 10 का पावर कितना है 14 हर्ट्ज है। अच्छा चलो ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना फ्रीक्वेंसी वाले एक फोटोन का एनर्जी है कि नहीं, इतना फ्रीक्वेंसी वाले एक फोटोन का एनर्जी। अच्छा एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा, ये 6.62 गुना 10 का पावर कितना होगा -20 जूल होगा ना। क्या एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी था पता, उससे हम एक फोटोन का एनर्जी बता लिए। ओ यानी कि एक फोटोन का एनर्जी इतना है, तो इतना एनर्जी में कितना फोटोन लगा होगा। क्या करेंगे अब, भागा देंगे, क्या करेंगे भागेन देंगे। ये तो बहुत छोटा ना संख्या है, ये बहुत बड़ा संख्या है, करोड़ों अरबों खरबों गुना बड़ा संख्या है। ये कितना है कि नहीं, आइए अरबों खरबों गुना क्या छोटा संख्या। अच्छा एक फोटोन का एनर्जी इतना है, तो हमको बताना है कि कितना फोटोन के पास इतना एनर्जी होगा, यही ना, यही ना बात हुआ। हर एक आदमी के पास 50 रुपया है ना, तो कितना आदमी के पास 500 रुपया होगा, यही ना सवाल है। तो 500 भागा 50 वही काम करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी को उससे भाग दे देंगे। देयरफॉर क्या करेंगे भैया, यहां पे देखो नंबर ऑफ फोटोन बराबर यही 6.62 भागा क्या किए 6.62 गुना 10 का पावर -20
तो ये कट गया, खाली ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस प्लस 20 फोटोन्स आंसर। यानी कि क्या हो गया हमारा सी नंबर। मुझे बात, ये सवाल बिहार बोर्ड में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे नॉर्मली पूछने वाला क्वेश्चन है, वो सब सीबीएसई में भी उस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसा पूछता है ना। उसमें जो सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चंस वगैरह है सिर्फ उसको उठा के यहां डाले, बाकी क्वेश्चन सिर्फ देख के बनने वाला है। यानी जितना बोले उसमें ढेरी क्वेश्चन बन गया होगा। अब कब से कब 10 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सारा क्वेश्चन हम करा चुके हैं पढ़ाई के दौरान। चलो आगे बात करते हैं। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन विथ अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। क्या सवाल बोला कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ इतना। यदि किसी फोटोन का वेवलेंथ इतना नैनोमीटर है तो बताइए उसका एनर्जी कितना होगा। यही सवाल है। तो एनर्जी बराबर फॉर्मूला आता है भैया hc बाय लेमडा। एच न्यू क्यों नहीं लिखे, फ्रीक्वेंसी इसलिए नहीं लिखे, वेवलेंथ दिया हुआ है तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लिखेंगे। चलो ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बोल रहा है इतना यूज कीजिए। चलो सवाल में पहले से दिया हुआ 6 to 6 गुना 10 का पावर क्या माइनस 34। लाइट का स्पीड c इक्वल टू बता दिया 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रही बात वेवलेंथ की तो 500 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 9। 500 नैनोमीटर यानी कि 500 गुना 10 का पावर माइनस 9 करेंगे तो हमारा ऐसा ही मात्रक में बदलेगा। हमको सवाल एकदम सिंपल है भैया। क्या बोला कि एक फोटोन जिसका वेवलेंथ इतना है तो एनर्जी कितना है ना। तो वेवलेंथ हमारा दिया हुआ था सवाल में पहले से, यानी ये हमारा क्या है लेमडा है। लेमडा दिया हुआ है, अगर वेवलेंथ यानी कि लेमडा दिया है तो एनर्जी निकालना आसान है। एनर्जी का फॉर्मूला E = S लेमडा। ये सब तो 11th के केमिस्ट्री में लोग करके बैठा हुआ है क्या। अब इसको बस सॉल्व करना है। अब मथा दर्द, अब क्या कैसे क्या गुना भाग करे बताओ, तुम ही लोग बताओ, थोड़ा बहुत हेल्प करो इसमें। 6.626 गुना 3 अब भागा ये 5 गुना 10 का पावर ये तो 2 है ना, पावर 2 है और यहां पे -9 है तो 10 का पावर 2 और 10 का पावर -9 तो 10 का पावर -7 क्या ये 10 का पावर 2 और गुना 10 का पावर -9 10 का पावर -7। अच्छा ठीक है, ऊपर में तो ये और ये साइड कर लिए, ये 34 यानी कि कितना होता है 8 6 14 26 गुना 10 का पावर -26। अरे तेरे कोई चांस इसमें 18 19 कर दिया है, क्या दिमाग लगाए। ये उधर चला जाएगा ऊपर, प्लस में होगा तो 19। ओ अच्छा 6.626 गुना 3 भागा 5 गुना 10 का पावर, ये तो पावर बेस से में भागा में तो पावर घट जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हुआ ना तो +7 और -26 तो -19। क्या अब क्या पता ए की बी की क्या गुना भाग हम तो नहीं हो रहा हमसे, बताओ। 6 × 18 8 3 दूना 6 7 ठीक है। 6 × 18 का 8 बचा 1, 6 × 18 1 19 19 पॉइंट इतना भागा 5 गुना 10 का पावर -19। हाँ तो ये 5 चौके 20 ओ लगभग है ना ये 20 है लगभग, अगर तो 5 चौके 20 तो ये कट गया 4 × 10 टू द पावर क्या -19 है कि नहीं। ये ऐसे सवाल ठीक है, ये भी पूछा हुआ था क्वेश्चन। आगे काइनेटिक मास ऑफ फोटोन पे थोड़ा सा बात करते हैं। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन क्या होता है हम लोग चर्चा किए। अगर कोई फोटोन चल रहा है तब जो उसका मास होगा उसको काइनेटिक मास कहेंगे ना। यानी कि ये काइनेटिक मास ऑफ क्या है फोटोन क्या है, इट इज द मूविंग मास ऑफ फोटोन। कुछ और इसके बाद में ना, इट इज द मूविंग मास ऑफ फोटोन। देखो जरा सा हम लोग निकालते हैं, चूंकि E = होता है HC, देखो H न्यू, E = होता है, देखो H न्यू भी जा सकते थे, अलग रूप मिलेगा। E = SC/λ करेंगे तो अलग चीज मिलेगा, ठीक है।
अच्छा, यहां से ऐसे हुआ, ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बराबर H इंटू न्यू। क्या, यहां से देयरफॉर इसका जो मास होगा वो मास बराबर H न्यू भागा C स्क्वायर भी आई। ठीक है, फॉर एनी क्या कहते हैं, अच्छा, फॉर एनी मूविंग पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी भी, अगर कोई पार्टिकल है जो वेलोसिटी भी से चल रहा है, कोई पार्टिकल वेलोसिटी भी से चल रहा है, छोटा पार्टिकल जो वेव जैसा काम, ये पार्टिकल जैसा ऐसा है, तो उसका मास की जगह पे m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, h न्यू भागा v स्क्वायर से। c बने क्या, स्पीड है ना, स्पीड की जगह पे क्या, v स्क्वायर। वेलोसिटी किसी का अगर v है, मान लो कोई पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसको चला रहे भी पार्टिकल भी से, या फोटोन को कभी चला रहे भी स्पीड से, थोड़ा कम स्पीड या कुछ भी, तो उस समय उसका मास को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, ऑब्जेक्टिव बेस है ना, ऐसे लिख सकते हैं, क्या है कि नहीं। अच्छा ठीक, यहां पे एक चीज देखो तो, फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा उसका मास ज्यादा, यानी किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, वायलेट का ना, वायलेट का मास ज्यादा होता है ना, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि मास किसका, वायलेट का ज्यादा होगा, किससे भाई, मास ऑफ रेड, क्या वायलेट का मास ज्यादा होगा ना रेड से, क्योंकि वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अच्छा ठीक है, और क्या क्या कहानी इसमें हम लोग कर सकते थे, चूंकि E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ये भी तो होता है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू से तो चले ना फ्रीक्वेंसी पे, तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, तो यहां से देखो तो E इज इक्वल टू फिर एम सी स्क्वायर बराबर एच सी बाय लेमडा। अच्छा ठीक है, यहां देखो तो पावर से एगो C कटेगा, एगो इसका C से ही C कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम सी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा। क्या, देयरफॉर m यानी कि मास इज इक्वल टू h बाय सी लेमडा लिख सकते हैं, या फिर मास इज इक्वल टू h बाय v लेमडा लिख सकते हैं। v हमारा क्या चीज को दर्शा रहा है, v हमारा क्या चीज को दर्शा रहा है, वेलोसिटी को दर्शा रहा है, कौन, ये v। ऐसा सब चीज सब चाहे तो हम लोग ये सब भी लिख सकते हैं। मास के जगह फॉर्मूला पे अगर कहीं मान लिया जाए ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एस सी बाय लेमडा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्या E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सब जानता है ना। तो यहां एगो C इधर का, एगो C इधर का कट गया, तो इधर m और C बच गया, उधर क्या बचा, h बाय लेमडा, तो इधर m यानी कि क्या, m को क्या बोले, मास, C उधर डिवाइड में भेज दिए, तो h बाय सी लेमडा, h बाय सी लेमडा, या फिर C यानी स्पीड है, तो वो स्पीड ऐसे v के रूप में भी जनरल टर्म मिले, तो मास का फॉर्मूला C बाय h बाय सी लेमडा भी हो सकता था, ये भी ऑब्जेक्टिव में मेरा हो सकता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव का रूप ले सकता है। ये तो लिया ही है, ये तो ऑब्जेक्टिव का रूप लेके ये सब बैठा हुआ है, ये सब है सवाल में पूछा हुआ सब सवाल है, लेकिन वो भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके वो रिलेशन चाहते, ये सब तो अपने से भी बना सकते हैं रिलेशन, जैसे जिस तरह से करें। ठीक, एक होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम पे बात करते हैं। देखो तो चूंकि E इज इक्वल टू होता है एच सी बाय लेमडा, ये सब एकदम वीवीआई चीज है ये, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर बराबर एच सी बाय लेमडा, C से C कटेगा, तो m और इंटू सी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा, C और C कट गया, तो ये m इंटू सी ये मेरा क्या है, मोमेंटम है।
यही तो मेरा क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इधर ये क्या है, वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, वही क्या है h बाय लेमडा, यानी कि ये क्या है मेरा p बराबर h बाय लेमडा, और यही p हमारा क्या है भैया, मोमेंटम। मोमेंटम, तो मोमेंटम जो होता है फोटोन का वो h बाय लेमडा होता है। एकदम वीवीआई फॉर्मूला है ये मोमेंटम ऑफ। अब किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, यहां से देखो, वेवलेंथ, वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, रेड, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। रेड का एक ही चीज ज्यादा है, बस रेड का एक ही चीज सिर्फ ज्यादा होता है, वो है वेवलेंथ, उसके अलावा कुछ नहीं। एक बात दिमाग में रखो, कुछ नहीं तो मेरे से दिमाग बैठा लेना, क्या चीज, रेड का सिर्फ एक ही चीज ज्यादा है, वो है वेवलेंथ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा रेड के पास वेवलेंथ के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब समझो तो कह सकते हैं ज्यादा मात्रा में। तो यहां पे देखो तो वायलेट का यहां पे मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जब लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि वेवलेंथ लेमडा और फ्रीक्वेंसी उल्टा होता है। खैर हम लोग यहां पे जान देंगे, वायलेट और इसमें रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो मोमेंटम कम, यानी कि जो रेड है मोमेंटम, हाँ, मोमेंटम ऑफ रेड फोटोन और मोमेंटम ऑफ वायलेट फोटोन में वायलेट का मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ कम मोमेंटम ज्यादा, वायलेट का वेवलेंथ कम मोमेंटम ज्यादा। ये सब मोमेंटम का फॉर्मूला h बाय लेमडा, मोमेंटम का फॉर्मूला h बाय लेमडा होता है। ये सब चीज, एक है स्पेसिफिक चार्ज, हम लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ते समय पढ़े थे। ऐसे यहाँ पे एनसीईआरटी जब पढ़ोगे लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को, तो वहां पे एक स्पेसिफिक चार्ज दिखेगा, ठीक है, डिफाइन किया, इसलिए हम बता दिया। हम लोग जानते भी है कि इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड क्या, मास ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल के चार्ज और मास का रेशियो होता है, चार्ज और मास का रेशियो स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। क्वेश्चन है फेमस पूछा हुआ है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चाहिए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भागा इलेक्ट्रॉन का मास कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। ऊपर में चार्ज है तो उसका यूनिट कुलम, नीचे में मास है तो यूनिट केजी, कुलम पर ना। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो दिखेगा ये सब चीज। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये इंट्रोडक्शन का पोर्शन हो गया, यानी कि 11.1 हम लोग का कंप्लीट ना। एनसीईआरटी में जो टॉपिक था वो था 11.1। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग को 11.2 करना है। ये हम लोग 11.1 यानी कि इंट्रोडक्शन वाला एनसीईआरटी का पोर्शन कर लिए। अब हम लोग को नेक्स्ट क्लास में 11.2 यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इमिशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। अब रहने देते हैं इसको। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़